नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर चयन परीक्षा 2011 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अर्थशास्त्र विषय का पेपर सॉल्व करेंगे। इस पेपर में हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, मुद्रा एवं बैंकिंग, लोक वित्त, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र अर्थात ट्रेड तथा सांख्यिकी, पब्लिक फाइनेंस आदि अध्यायों या अध्यायवार लिए गए क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन आगामी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने के साथ साथ पीजीटी के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं और पेपर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यह पेपर हम जहां से लिए हैं उसमें नीचे बॉक्स में क्वेश्चन की पूरी व्याख्या दी गई है। जिस भी क्वेश्चन में लगेगा कि व्याख्या करने योग्य है, हम उसकी व्याख्या भी साथ साथ करते चलेंगे, और जो क्वेश्चन लगेगा कि व्याख्या करने योग्य नहीं है तो उसकी व्याख्या नहीं करेंगे। अगर आपको इम्पॉर्टेंट लग रहा है तो वीडियो रोककर उसे ज़रूर पढ़ें। तो पहला प्रश्न जो है, क्या है पहला प्रश्न? 1 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? मार्शल, रॉबिन्सन, एडम स्मिथ, इनमें से कोई नहीं। तो अगर अर्थशास्त्र के जनक की बात की जाए तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक जो है एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ ऑप्शन सी में दिए गए हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर है। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहते हैं तथा एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन है, जिसे राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की जांच के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा मार्शल अर्थशास्त्र को मानव कल्याण का विज्ञान मानते हैं तथा प्रोफेसर रॉबिन्सन अर्थशास्त्र को दुर्लभता का विज्ञान मानती हैं। अगला 2 नंबर प्रश्न है, यदि मांग वक्र दाहिनी ओर विवर्तित होती है तो यह दर्शाता है। तो मांग वक्र, जैसे यह मांग वक्र है और यह बायां हो जाएगा और यह दायां हो जाएगा। कह रहा है मांग वक्र जब दाईं ओर विवर्तित होती मतलब इधर होती है। मान लेते हैं प्रारंभ में वस्तु की पी कीमत पर इतनी मांग कर रहा था उपभोक्ता, फिर कीमत घट के P1 हो गई तो उपभोक्ता ने मांग बढ़ा दी, तो मांग बढ़ा दी। तो इस प्रकार से मांग वक्र पर क्या पूछा गया है? मांग वक्र जब दाहिनी ओर विवर्तित होता है तो मांग में वृद्धि की बात करता है, और अगर मांग बाईं ओर विवर्तित होता है मांग वक्र तो मांग में कमी की बात की जाती है। तो इस प्रकार से मांग वक्र दाहिनी ओर विवर्तित होने पर मांग में वृद्धि करता है उपभोक्ता। कीमत घटने से मांग में वृद्धि ही करेगा और कीमत बढ़ने से मांग में वृद्धि करेगा। जैसे यह कीमत प्रारंभ में यह कीमत थी और कीमत घट गई तो उपभोक्ता मांग बढ़ा दे रहा है, कीमत बढ़ गई तो उपभोक्ता मांग कम कर दे रहा है। तो कीमत बढ़ने पर मांग वक्र बाईं ओर विवर्तित होगा और कीमत घटने पर मांग वक्र दाहिनी ओर विवर्तित होगा। तो इस प्रकार से 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला 3 नंबर प्रश्न है, ऐसी बाजार व्यवस्था जहां विक्रेता की संख्या कम हो उस बाजार का नाम है। तो ऐसी बाजार जहां विक्रेता की संख्या कम हो, ऐसी बाजार को अल्पाधिकार बाजार कहा जाता है। अल्पाधिकार बाजार में विक्रेताओं की संख्या फ्यू होती है या कुछ होती है, जिसमें कुछ अर्थशास्त्री 2 से
10 तक की संख्या मानते हैं। अल्पाधिकार बाजार अपूर्ण प्रतियोगिता का एक महत्वपूर्ण रूप माना जाता है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, इसलिए अल्पाधिकार सी ऑप्शन में दिया गया, तो 3 का सही आंसर सी है। 4 नंबर प्रश्न है आभास लगान की अवधारणा दी गई रॉबिन्सन द्वारा, पिगू द्वारा, मार्शल द्वारा, सैमुअल्सन द्वारा। तो आभास लगान अल्पकाल में प्राप्त होने वाला अस्थायी अतिरेक जो है आभास लगान कहलाता है। आभास लगान की बात प्रोफेसर मार्शल द्वारा सर्वप्रथम की गई थी, इसलिए मार्शल सी ऑप्शन में दिया गया, तो सी सही आंसर है। मार्शल के शब्दों में आभास लगान उस अतिरिक्त आय को कहते हैं जो उत्पादन के साधनों की पूर्ति के अल्पकाल में सीमित होने के कारण होती है। तो अल्पकाल में अस्थायी अतिरेक को मार्शल लगान कहते हैं। यह ध्यान रखने वाली बात है कि आभास लगान सिर्फ और सिर्फ अल्पकाल में ही प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, तरलता पसंदगी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो केने, कार्ल मार्क्स, जेबी कीन्स। तो तरलता पसंदगी सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वह प्रोफेसर कीन्स द्वारा किया गया था। कीन्स डी ऑप्शन में है, 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। अगला 6 नंबर प्रश्न है उस बाजार व्यवस्था को क्या नाम दिया जाता है जिसमें केवल एक क्रेता एवं एक विक्रेता होती है। जिसमें एक क्रेता और एक विक्रेता होता है, ऐसे बाजार को द्विपक्षीय एकाधिकार बाजार के अंतर्गत रखा जाता है। द्विपक्षीय एकाधिकार डी ऑप्शन में है, तो डी आंसर सही है। अगला लाभ का अनिश्चितता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया शुम्पीटर द्वारा, हैले द्वारा, नाइट द्वारा, जेबी क्लार्क द्वारा। तो लाभ का अनिश्चितता वहन सिद्धांत जो है प्रोफेसर नाइट द्वारा दिया गया, प्रोफेसर नाइट सी ऑप्शन में दिया है। इसके अलावा शुम्पीटर लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत देते हैं। लाभ का अनिश्चितता का सिद्धांत प्रोफेसर नाइट द्वारा प्रतिपादित किया। प्रोफेसर नाइट ने अपनी पुस्तक रिस्क, अनसर्टेनिटी एंड प्रॉफिट में विस्तृत रूप से इसका प्रतिपादन किया कि लाभ अनिश्चितता के कारण उत्पन्न जोखिम को वहन करने का प्रतिफल है जो साहसी को प्राप्त होता है। शुम्पीटर के अनुसार और नाइट के अनुसार लाभ जो है साहसी को मिलता है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, इच्छा विहीनता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया जेके मेहता द्वारा। तो ए ऑप्शन ही सही है। इच्छा विहीनता का सिद्धांत जो है जेके मेहता द्वारा प्रतिपादित किया गया। अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जेके मेहता के अनुसार जो मानवीय व्यवहार की इच्छा रहित अवस्था या इच्छा विहीनता की स्थिति तक पहुंचाने के साधन के रूप में अध्ययन करता है। तो 8 का सही आंसर ए है। यदि मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर हो तो करापात, यदि मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर हो, एक्स अक्ष के समांतर होगा तो विक्रेता पर करापात पड़ेगा। करापात जो है विक्रेता पर पड़ेगा एक्स अक्ष के समांतर जब मांग वक्र होगा, और जब मांग वक्र वाई अक्ष के समांतर होगा तो क्रेता पर पड़ेगा। यह ध्यान रखने वाली बात है। मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर हो तो करापात विक्रेता पर, सी ऑप्शन दिया गया, सी सही है। अगला प्रश्न है जितनी ज़्यादा मांग बेलोचदार होगी उतना ही होगा करापात। मतलब मांग जितनी ज़्यादा बेलोचदार होगी करापात उतना ही क्रेता पर अधिक पड़ेगा। बी ऑप्शन, यदि मांग पूर्णतः बेलोचदार है तो कर का भार क्रेता को सहन करना पड़ेगा, और यदि मांग पूर्णतः बेलोचदार है तो विक्रेता, पूर्णतः लोचदार है तो विक्रेता को सहन करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक थे मार्शल, हिक्स, एडम स्मिथ और डी में सैमुअल्सन। तो प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक प्रोफेसर सैमुअल्सन हैं। सैमुअल्सन डी ऑप्शन में दिया गया है। प्रोफेसर सैमुअल्सन अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषा भी देते हैं और इनकी परिभाषा विकास से संबंधित परिभाषा है। प्रोफेसर सैमुअल्सन का मांग का सिद्धांत प्रकटित अधिमान सिद्धांत पर आधारित है जो यह बताता है कि चुनाव अधिमान प्रकट कर देता है। इसलिए
11 का सही आंसर डी है। अगला 12 नंबर प्रश्न, गॉसेन का प्रथम नियम क्या है? गॉसेन का प्रथम नियम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम गॉसेन का प्रथम नियम है। और गॉसेन का द्वितीय नियम समसीमांत उपयोगिता नियम गॉसेन का द्वितीय नियम है। गॉसेन का प्रथम नियम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम डी ऑप्शन में है, तो 12 का सही आंसर डी है। अगला 13 नंबर प्रश्न है, अधिमान सिद्धांत निम्न मान्यताओं पर आधारित है। तो अधिमान सिद्धांत का मतलब है प्रकट अधिमान सिद्धांत निम्न मान्यताओं पर आधारित है। तो प्रकट अधिमान सिद्धांत जो है वह सबल क्रमबद्धता पर आधारित है। और अनधिमान वक्र या तटस्थता वक्र निर्बल क्रमबद्धता पर आधारित है। तो अनधिमान वक्र जो है यह सबल क्रमबद्धता पर आधारित है, इसलिए डी ऑप्शन सही है 13 नंबर प्रश्न का। अगला जो प्रश्न है वह है 14 नंबर प्रश्न है, जब कुल उपयोगिता बढ़ेगी तब सीमांत उपयोगिता, जब कुल उपयोगिता बढ़ेगी तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी? ऋणात्मक होगी तथा घटेगी। तो कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता को एक चित्र की सहायता से या आरेख की सहायता से समझा जा सकता है। 14 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, जब कुल उपयोगिता बढ़ेगी, जब कुल उपयोगिता बढ़ेगी तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी? इसका आरेख बनाने पे स्पष्ट होगा। जब कुल उपयोगिता बढ़ेगी तो सीमांत उपयोगिता, यह टोटल यूटिलिटी का आरेख है और यह मार्जिनल यूटिलिटी का आरेख है। टोटल यूटिलिटी का आरेख बता रहा है कि प्रारंभ में टोटल यूटिलिटी बढ़ती है, फिर शीर्ष पर होती है, फिर घटने लगती है। लेकिन टोटल यूटिलिटी जो है जीरो या ऋणात्मक नहीं होती है। लेकिन मार्जिनल या सीमांत उपयोगिता बता रही है कि पहले घटती है सीमांत उपयोगिता, फिर जीरो होती है और फिर ऋणात्मक हो जाती है। अब इसमें पूछा गया है कि जब कुल उपयोगिता बढ़ेगी तब सीमांत उपयोगिता क्या होगी? तो सपोज दैट कि यह कुल उपयोगिता बढ़ रही है, इस कंडीशन में पूछा गया है। जब कुल उपयोगिता बढ़ रही है तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी? यह सीमांत उपयोगिता है। तो जब कुल उपयोगिता बढ़ रही है बढ़ती दर से, ऐसी स्थिति में सीमांत उपयोगिता घट रही है तथा धनात्मक है, घट रही है तथा धनात्मक है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, ऋणात्मक होगी तथा बढ़ेगी या तो नहीं होगा, ऋणात्मक होगी तथा घटेगी, धनात्मक होगी तो धनात्मक है तथा घट रही है। तो यह घट रही है, यहाँ पर नहीं बढ़ेगी, तो डी ऑप्शन कह सकते हैं। लेकिन इस समय यहाँ कोई सही आंसर नहीं है 14 नंबर प्रश्न में। और आगे जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जा रही है यहाँ पर, तो यह टोटल यूटिलिटी क्या है? शीर्ष पर है या कह सकते हैं अधिकतम है। और जब टोटल यूटिलिटी कुल उपयोगिता घट रही है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। तो यह संबंध कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में बताया गया है। अगला जो प्रश्न है, मांग की लोच दर्शाता है। मांग की लोच क्या दर्शाता है? मांग में होने वाले परिवर्तन को, मात्रा में होने वाले परिवर्तन की दर को, कीमत में होने वाले परिवर्तन की दर को, आय में होने वाले परिवर्तन की दर को। तो मांग की लोच जो है वह परिमाणात्मक बात करता है और मांग का नियम जो है वह गुणात्मक बात करता है। मांग का नियम जो है बताता है कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग कम की जाती है तथा कीमत घटने पर वस्तु की मांग ज़्यादा की जाती है। और मांग की लोच जो है बताता है यह परिमाणात्मक संबंध की बात करता है, कितनी मात्रा में या कितनी मात्रा में होने वाले परिवर्तन की दर को बताता है। तो मांग की लोच जो है मात्रा में होने वाले परिवर्तन की दर को बताता है, बी सही है। मांग की लोच बराबर हो जाएगा ऋणात्मक मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटे मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन की बात मांग की लोच द्वारा की जाती है, इसलिए सही आंसर जो है वह बी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बाजार व्यवस्था में वस्तु विभेद संभव है? एकाधिकार में, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में, पूर्ण प्रतियोगिता में, शुद्ध प्रतियोगिता में।
तो वस्तु विभेद की जो बात है वह एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में संभव है। एकाधिकारात्मक डी ऑप्शन दिया गया है। वस्तु विभेद एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में संभव है और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता या अपूर्ण प्रतियोगिता की यह महत्वपूर्ण विशेषता है जिससे प्रतियोगिता और एकाधिकार का मिश्रण पाया जाता है, जिसमें पदार्थ विभेद या वस्तु विभेद पाया जाता है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में वस्तु विभेद की स्थिति पाई जाती है। अगला जो प्रश्न है वह है स्फीति अंतराल की अवधारणा किस अर्थशास्त्री द्वारा दी गई? विक्सेल, वाइजर, कार्ल मार्क्स, कीन्स। तो स्फीति अंतराल की अवधारणा जो है वह कीन्स द्वारा दी गई थी। प्रोफेसर कीन्स ने 1940 में अपनी पुस्तक हाउ टू पे फॉर वार पम्पलेट में स्फीति अंतराल की अवधारणा की बात की। तो कीन्स ने हाउ टू पे फॉर वार नामक किताब में या पम्पलेट में स्फीति अंतराल की अवधारणा प्रतिपादित की, इसलिए डी ऑप्शन सही है। अगला राष्ट्रीय व्यय में शामिल है उपभोग व्यय, निवेश व्यय, राजकीय व्यय, उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रीय व्यय में उपभोग व्यय, निवेश व्यय और राजकीय व्यय सभी व्यय को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर का मान है। राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर का मान क्या है? तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर का मान जो है वह निवेश अनुपात बटे पूंजी उत्पाद अनुपात द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो निवेश अनुपात बटे पूंजी उत्पाद अनुपात। राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर का मान निवेश अनुपात और पूंजी उत्पाद अनुपात से होता है। निवेश अनुपात पूंजी उत्पाद अनुपात, बी ऑप्शन में दिया, बी सही है। 20 नंबर प्रश्न है भारत में अधिकतम बचत दर्ज की जाती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो बचत दर्ज की जा रही है वह घरेलू क्षेत्र में की जा रही है। घरेलू क्षेत्र का मतलब डी ऑप्शन में दिया गया है, तो डी आंसर 20 का सही है। अगला है 21 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय आय का आकलन निम्न में से इस विधि द्वारा नहीं होता है। उत्पाद विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है, आयात निर्यात विधि द्वारा नहीं होता है। आय विधि द्वारा होता है, व्यय विधि द्वारा होता है। तो आय नहीं होता है तो आयात निर्यात विधि द्वारा नहीं होता है, तो इसलिए बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, निम्न में से बाजार दर में भिन्नता का क्या कारण है? बाजार दर में भिन्नता का कारण मुद्रा की कमी, जोखिम में भिन्नता, उत्पादकता में भिन्नता, मुद्रा का विभिन्न प्रयोग। तो बाजार दर में भिन्नता का जो कारण है उत्पादकता में भिन्नता है। बाजार दर में भिन्नता का जो कारण है उत्पादकता में भिन्नता है। निम्न ब्याज दर में भिन्नता का कारण उत्पादकता में मिलता है। जहां IS तथा LM वक्र एक दूसरे को काटते हैं वहीं पर ब्याज दर का निर्धारण होता है। अगला प्रश्न है यदि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में कार्यरत हो तो निम्न में से कौन सा कारण मुद्रास्फीति को जन्म देगा? क्या कह रहा है? पूर्ण रोजगार की स्थिति में कौन सा कारक जो है मुद्रास्फीति को जन्म देगा? निजी निवेश के स्तर में कमी, श्रम की उत्पादकता में वृद्धि, आयात की मात्रा में वृद्धि, अप्रत्यक्ष करों में कमी। तो अप्रत्यक्ष करों में कमी जो है मुद्रास्फीति को जन्म देगा। यदि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में कार्यरत हो तो अप्रत्यक्ष करों में कमी के कारण मुद्रास्फीति को जन्म देता है। यदि मुद्रा की पूर्ति पूर्ण रोजगार स्तर से आगे बढ़ जाती है तो उत्पादन बढ़ना बंद हो जाता है और मुद्रा पूर्ति के साथ कीमतें समानुपात में बढ़ जाती हैं। केन्स ने इसे असली स्फीति का नाम दिया है। अगला है 24 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं है? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में एडम स्मिथ, जेएस मिल, रिकार्डो और माल्थस हैं। एडम स्मिथ, रिकार्डो, जेएस मिल और माल्थस प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। कीन्स जो है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं है, कीन्स प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में नहीं, इसलिए 24 का सही आंसर डी है। कीन्स ने क्लासिकल या प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के रोजगार सिद्धांत की कड़ी आलोचना की थी। अगला प्रश्न है 25 नंबर है, मेल करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में अर्थशास्त्रियों के नाम दिए गए हैं और सेकंड में अर्थशास्त्रियों द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है उनका सिद्धांत का नाम दिया गया है। जेबिस से, तो जेबिस से जो है किससे संबंध रखते हैं? निवेश गुणांक से, पूर्ण रोजगार संतुलन से, रोजगार संतुलन से, बाजार का नियम। तो जेबिस से
आर एफ काहन जो है रोजगार गुणक की बात करते हैं। काहन रोजगार गुणक की बात करते हैं, रोजगार गुणक 3 है। और कीन्स निवेश गुणक की बात करते हैं। और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री पूर्ण रोजगार संतुलन की बात करते हैं। पूर्ण रोजगार संतुलन 2 सही है। और निवेश प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री और कीन्स जो हैं निवेश गुणक की बात करते हैं। और जेबी से बाजार नियम की बात करते हैं। जेबी से बाजार नियम रोजगार गुणक कीन्स निवेश गुणक सी का 1 से मिलान हो जाएगा। सी का 1 से डी में दिया गया है। और काहन रोजगार गुणक बी का मिलान हो जाएगा 3 से। इसमें कोई आंसर सही नहीं दिया गया है। जेबी से बाजार नियम की बात करते हैं। आर.एफ. काहन रोजगार गुणक की बात करते हैं। कीन्स निवेश गुणक की बात करते हैं। और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री पूर्ण रोजगार की बात करते हैं। यह जो है सही दिया गया है, लेकिन इसमें कोई नहीं सही मिल रहा है। अगला है 26 नंबर प्रश्न है, परिमाणात्मक साख नियंत्रण विधि को चुनें। तो परिमाणात्मक साख नियंत्रण में परिवर्तनीय जमा अनुपात को शामिल किया गया है। परिमाणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, संविधिक तरलता अनुपात, परिवर्तनीय नगद आरक्षण अनुपात, बैंक दर, CRR, SLR को शामिल किया जाता है। जबकि प्रत्यक्ष कार्यवाही, नैतिक अनुनयन और नगद जमा ये सब जो है गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं, इसलिए सी सही आंसर है। अगला MV बराबर PT में V तथा M बराबर KPT में K एक दूसरे के क्या हैं? ये MV बराबर PT जो है यह मुद्रा परिमाण सिद्धांत के अंतर्गत फिशर द्वारा दिया गया समीकरण है। और यह M बराबर KPT रॉबर्टसन द्वारा दिया गया समीकरण है। इसमें V तथा K में क्या संबंध है पूछा गया है। तो V और K एक दूसरे के प्रतिलोम माने गए हैं। तो 27 का सही आंसर D है। अगला 28 नंबर प्रश्न है, अन्य चीज़ें स्थिर रहने पर बैंक दर में वृद्धि का तात्पर्य है। आयात प्रोत्साहन है, निर्यात प्रोत्साहन है, विदेशी पूंजी आकर्षण है, निजी निवेश में कमी है। अन्य चीज़ें स्थिर रहने पर बैंक दर में वृद्धि का तात्पर्य जो है निजी निवेश में कमी दिखाता है। बैंक दर में वृद्धि होने से निजी निवेश में कमी होगी। बैंक दर ऊंची होने पर निवेशक निवेश हानि के भय से नहीं करेंगे, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बैंक में जमा कर देंगे। 29 नंबर प्रश्न है, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति का कारण है। तो लागत प्रेरित मुद्रास्फीति का कारण जो है कच्चे माल की कमी है। सी ऑप्शन सही है। अगला है वित्त एवं बजट से संबंधित प्रश्न है, बिक्री कर है। बिक्री कर जो है एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर है। जब कर का भार एवं दबाव एक ही व्यक्ति पर पड़े तो उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं, तथा यदि कर का दबाव एवं भार पृथक पृथक व्यक्ति पर पड़े तो उसे अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। अप्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पलों में बिक्री कर, सेवा कर, बिक्री कर, सीमा कर, मनोरंजन कर, उत्पाद कर को रखा गया है। अगला प्रश्न है 31 नंबर, राज्य सरकार के लिए आय का प्रमुख स्रोत है। तो राज्य सरकार के लिए आय का प्रमुख स्रोत जो है बिक्री कर है। बी ऑप्शन सही है। संसद में आम बजट के अतिरिक्त कौन सा दूसरा बजट प्रस्तुत होता है। तो अभी तक जो है संसद में आम बजट के अतिरिक्त जो है दूसरा बजट रेल बजट प्रस्तुत किया जाता था 2017-18 के बजट तक। 2017-18 के बजट में रेल बजट को फिर से आम बजट में मिला दिया गया, तो इसलिए बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो एच डाल्टन, अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का प्रतिपादन एच डाल्टन ने किया। सी ऑप्शन सही है। राजस्व की सर्वोत्तम प्रणाली वह है जिससे राज्य अपने कार्यों द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करता है। यह कथन प्रोफेसर डाल्टन का है। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कर के मौद्रिक भार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर स्थानांतरित किया जाता है उसे कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा
कर के मौद्रिक भार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर स्थानांतरित किया जाता है तो उसे कर विवर्तन कहा जाता है। कर विवर्तन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा कर का भार एक व्यक्ति से अन्य व्यक्ति पर टाला जाता है। कुछ करों के संबंध में व्यक्ति करों को टालने में सफल हो जाता है, जबकि कुछ करों के संबंध में यह टाल नहीं पाता है। जैसे जो प्रत्यक्ष कर होते हैं उनके संबंध में कर विवर्तन संभव नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष कर के संबंध में कर विवर्तन संभव है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के योजना व्यय का हिस्सा है? तो भारत सरकार के योजना व्यय के हिस्से में जन सुविधाओं पर होने वाला व्यय भारत सरकार के योजना व्यय का हिस्सा है। ए ऑप्शन सही है। भारत सरकार के योजना व्यय का जन सुविधाओं पर होने वाला व्यय हिस्सा है, जबकि ब्याज भुगतान और मुख्य सहायता तथा प्रतिरक्षा व्यय गैर योजना व्यय के अंतर्गत आने वाली मदें हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर में अप्रत्यक्ष कर पूछा गया है। अप्रत्यक्ष कर में सीमा शुल्क को अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अलावा उत्पाद कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, सीमा कर, यह सारे कर अप्रत्यक्ष कर हैं। भारत में लगाए जाने वाले मुख्य परोक्ष कर सीमा कर, उत्पाद कर, बिक्री कर तथा मनोरंजन कर हैं। दीर्घकाल में भारत में सीमा शुल्क राजस्व की दृष्टि परोक्ष करों का सबसे महत्वपूर्ण कर रहा है। अगला, कर लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कर लगाने का जो मुख्य उद्देश्य है सरकार का वित्त पोषण करना। डी ऑप्शन सही है 37 नंबर प्रश्न में। अगला 38 नंबर प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। एडम स्मिथ उत्पाद शुल्क, जेमकिंस अनुत्पादक ऋण, आयकर। क्या है? एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ कर के सिद्धांत की बात करते हैं। उत्पाद शुल्क अप्रत्यक्ष कर है। जेमकिंस राजकोषीय नीति की बात करते हैं। अनुत्पादक ऋण युद्ध वित्त की बात करता है। आयकर प्रगतिशील कर, आयकर प्रगतिशील कर है। आयकर अधोगामी कर का एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से देखते हैं एडम स्मिथ कर के सिद्धांत। एडम स्मिथ कर के सिद्धांत, एडम स्मिथ A4 से मिल जाएगा। फिर इसके बाद उत्पाद शुल्क अप्रत्यक्ष कर है, B फर्स्ट से मिल जाएगा। जेमकिंस जो हैं राजकोषीय नीति से संबंधित हैं, C का मिलान हो जाएगा। राजकोषीय नीति किसमें है? 5 में। और अनुत्पादक ऋण D का मिलान हो जाएगा। अनुत्पादक ऋण युद्ध वित्त है, युद्ध वित्त 2 में दिया गया है, 2 से हो जाएगा। आयकर जो है, आयकर प्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल है, लेकिन यह प्रगतिशील कर नहीं है, यह है अधोगामी कर, इसलिए ई का मिलान हो जाएगा। प्रगतिशील कर दिया है तो इसमें 3 से हो जाएगा। तो 4 1 5 2 3 4 1 5 2 3 ए ऑप्शन सही है। अगला जो प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित प्रश्न है। इसमें क्या दिया गया है? किसी देश का व्यापार संतुलन किसके बराबर होता है? तो देश का व्यापार संतुलन जो है निर्यात माइनस आयात के बराबर होता है। डी सही है। अगला प्रश्न है, दो देशों के मध्य व्यापार का मुख्य कारण क्या है? तो दो देशों के मध्य व्यापार का मुख्य कारण जो है सापेक्षिक लागत अंतर है। ए सही है। अगला प्रश्न है 41 वृद्धि एवं विकास के अंतर्गत है। माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो मनुष्य की जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वह गुणात्मक होती है। बी ऑप्शन सही है। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत जनसंख्या में वृद्धि तथा खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि के मध्य संबंध की बात करता है। माल्थस के अनुसार किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी में अधिक तीव्र होती है, जबकि जीविकोपार्जन के साधन में समांतर श्रेणी से खाद्यान्नों में वृद्धि होती है। अगला है, निम्न में किसके बढ़ने से आर्थिक वृद्धि होती है? किसके बढ़ने से आर्थिक वृद्धि होती है? तो उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि होने पर आर्थिक वृद्धि होती है। जब लोगों की आय में वृद्धि होती है तो उनकी उपभोग प्रवृत्ति बढ़ने लगती है, जिससे आर्थिक विकास होता है, वस्तुओं का निर्माण ज़्यादा होता है। उपभोग प्रवृत्ति में बढ़ने से आर्थिक वृद्धि होती है। अगला है, निम्न में से कौन आर्थिक विकास में अवरोधक है? तो पूंजी निर्माण की निम्न दर, गरीबी का दुष्चक्र, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवरोधक, यह सभी जो हैं आर्थिक विकास के अवरोधक हैं। डी सही है। अगला, भारत में जनसंख्या वृद्धि निम्न के बढ़ने से प्रभावित होती है। तो भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर जो है वृद्ध तथा बच्चों की संख्या से प्रभावित होती है। सी सही है। अगला प्रश्न है,
45 नंबर, निम्न में कौन आर्थिक विकास का सर्वश्रेष्ठ सूचक है? तो आर्थिक विकास के सर्वश्रेष्ठ सूचकों में उच्च जीवन स्तर, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था से मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः मौजूद होती है। तो मौसमी बेरोजगारी जो है, मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। 46 का सही आंसर सी है। अगला 47, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्यतः संबंधित है। तो भारत में छिपी हुई बेरोजगारी जो है कृषि क्षेत्र से संबंधित है। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी दोनों कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। जब श्रमिक की सीमांत उत्पादकता 0 हो तो इस बेरोजगारी को छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत भारतीय कृषकों के लिए सर्वश्रेष्ठ है? तो भारतीय कृषकों के लिए सर्वश्रेष्ठ जो स्रोत है वह है व्यावसायिक बैंक, महाजन, सहकारी साख समितियां, सरकार। तो व्यावसायिक बैंक है, सी ऑप्शन सही है। अगला 49 नंबर प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व होता है वहां पर मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है, ये ऑप्शन सही है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय कृषि से संबंधित है? तो छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, ठीक है। उच्च उत्पादकता नहीं है। बड़े किसानों की अधिकता, मानसून की अनिश्चितता। बड़े किसानों की अधिकता भी नहीं है, मानसून की तो 1 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। 1 4 डी ऑप्शन में दिया गया, तो डी सही आंसर है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है। तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग जो है वह हथकरघा उद्योग है। वस्त्र उद्योग तथा जूट उद्योग बड़े उद्योग हैं, जबकि हथकरघा उद्योग किसमें लघु उद्योग में आता है। और पहली पंचवर्षीय योजना में 3 अलग अलग जो है बोर्ड स्थापित किए गए। तो भारत में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो लघु उद्योग है वह हथकरघा उद्योग है। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड जो है 1952 में गठित किया गया। अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड 1952 में ही गठित किया गया। और इसके अलावा अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग 1953 में गठित किया गया। इस प्रकार से हथकरघा उद्योग जो लघु उद्योग है और सबसे बड़ा लघु उद्योग है। अंत्योदय योजना संबंधित है। तो अंत्योदय योजना जो है वह 25 दिसंबर 2000 को चलाई गई थी बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा, और यह समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान से संबंधित है, ये ऑप्शन सही है 52 का। हरित क्रांति नाम संबंधित है। तो हरित क्रांति नाम संबंधित है कृषि उत्पादन से। हरित क्रांति कृषि उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति का श्रेय अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक जो है नॉर्मन ई बोरलॉग को जाता है। और भारत में हरित क्रांति 1967-68 में जो है लागू करने का श्रेय स्वामीनाथन को जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। अगला 54 नंबर प्रश्न है, किस देश की योजना प्रणाली पर भारतीय योजना आधारित है? तो सोवियत रूस की योजना प्रणाली पर भारतीय नियोजन प्रणाली या योजना प्रणाली आधारित है। यह तो हो जाएगा सी सही आंसर हो जाएगा। सोवियत योजना प्रणाली पर भारतीय योजना आधारित है। स्टालिन ने 1920 में पंचवर्षीय योजना को सर्वप्रथम सोवियत संघ में लागू किया था। अगला है, सार्वजनिक पुस्तकालय है क्या है? मुक्त वस्तु है, टिकाऊ उपभोग वस्तु है, योग्यता वस्तु है, सामूहिक वस्तु है। तो सार्वजनिक पुस्तकालय जो है योग्यता वस्तु है, और सार्वजनिक पुस्तकालय योग्यता या मेरिट वस्तु के अंतर्गत रखा जाता है। अगला प्रश्न है 56 नंबर प्रश्न है, सहकारी आयोग का गठन निम्नलिखित में से किया गया? तो सहकारी आयोग का गठन 1983 में केंद्र राज्य संबंध के सुदृढ़ विचार के लिए गठित किया गया था, ए ऑप्शन सही है। अगला है 57 नंबर, किस राज्य में सूखाग्रस्त इलाका अधिक है? तो सूखाग्रस्त इलाका जो है वह राजस्थान में है, डी ऑप्शन सही है। अगला है, भारत में खाद्यान्न समस्या का प्रमुख कारण है? तो भारत में खाद्यान्न समस्या का प्रमुख कारण अनाज की कम आपूर्ति, पोषक भोजन की कमी, अनाज की अधिक कीमत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में खाद्यान्न समस्या का जो कारण है अनाज का अधिक कीमत, जबकि भारत में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न की आपूर्ति है किंतु उसका वितरण सही नहीं है। अनाज की कम आपूर्ति, डी ऑप्शन सही, कोई नहीं हो जाएगा। उरुग्वे दौर निम्न नए क्षेत्रों को शामिल करता है? ट्रिप्स गेट। तो उरुग्वे दौर जो है वह ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ट्रिप्स को शामिल करता है। ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट
मेजर ट्रिम्स को शामिल करता है और गेट्स जनरल एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड सर्विस तथा कृषि, इनमें से सभी को शामिल करता है। उरुग्वे चक्र की बैठक जो है 1986 में उरुग्वे में हुई थी। इस मसौदे में 15 दिसंबर 1993 में गैट के मुख्यालय जिनेवा में 117 देशों ने अपनी स्वीकृत कर 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना की थी। तो इस प्रकार से WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। किस राज्य में गेहूं उत्पादन में सर्वाधिक भूमि प्रयोग की जाती है? तो गेहूं उत्पादन में सबसे ज़्यादा भूमि उत्तर प्रदेश में प्रयोग की जाती है। बी ऑप्शन सही है। अर्थशास्त्रियों के नाम और राष्ट्रीयता, अर्थशास्त्रियों की राष्ट्रीयता के बारे में पूछा गया है। तो जेमकिंस जो है ब्रिटिश अर्थशास्त्री। गुस्ताव कौशल स्वीडिश अर्थशास्त्री हैं। लियोन्टिफ जो हैं रूसी अर्थशास्त्री हैं। और लेविस जो है वेस्ट इंडीज़ के अर्थशास्त्री हैं। तो यह बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेमकिंस ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं, तो 3 से मिल गया। गुस्ताव कौशल स्वीडिश अर्थशास्त्री हैं, स्वीडिश 4 से मिल गया। लियोन्टिफ जो हैं रूसी अर्थशास्त्री हैं, 2 से मिलान हो गया। और लेविस वेस्ट इंडियन अर्थशास्त्री हैं, 1 से मिलान हो गया। तो हो जाएगा 3 4 2 1 ए ऑप्शन में है, ए सही है। अगला प्रश्न है मणिपुर का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग कौन सा है? तो मणिपुर का जो सबसे बड़ा कुटीर उद्योग है वह बांस एवं बेत उद्योग है, डी ऑप्शन सही है। अगला 63 और आज के इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है भारत किस राज्य में अधिकतम सूखाग्रस्त क्षेत्र है? तो राजस्थान में अधिकतम सूखाग्रस्त क्षेत्र है। इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2011 TGT सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अर्थशास्त्र विषय का पेपर हम लोगों ने सॉल्व किया। यहाँ से प्रश्न फिर दोबारा रिपीट होने की संभावना है, जो TGT और PGT में रिपीट हो सकते हैं। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपको अर्थशास्त्र से संबंधित MCQ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, नेट के क्वेश्चन, TGT PGT के क्वेश्चन पेपर और थ्योरी की क्लासें मिलेंगी। अपनी तैयारी को मजबूती देने के लिए इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें।